नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार हो। आज हम लोग जेटेट के लिए इतिहास खंड के अंतर्गत महमूद गजनवी पर चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है तो जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न वहाँ से ही होना चाहिए। तो महमूद गजनवी और गोरी दोनों का आक्रमण जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, उसके भारतीय आक्रमण के बारे में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे जो जेटेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम लोग को जेटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके जो है सो बात करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग महमूद गजनवी पर आज बात करते हैं, उस पर चर्चा आज हम लोग करते हैं। तो देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण हुआ तो ये तुर्कों का आक्रमण था। गोरी भी तुर्क था, गजनवी भी तुर्क था। अब ये तुर्क लोग कौन थे, इसको थोड़ा सा समझिए कि कैसे क्या हुआ था। तो वास्तव में हम लोग देखते हैं क्या कि जो चीन है, तो चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहने वाली एक जनजाति थी तुर्क। मतलब तुर्क लोग कौन थे, तो चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति थी। यह जो जनजाति थी तो शारीरिक रूप से काफ़ी हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ जो है सो हुआ करती थी। एक योद्धा के रूप में जो है सो ये जाने जाते थे। काफ़ी साहसी ये लोग जो है सो हुआ करते थे। और हम लोग पाते हैं कि अब्बासी साम्राज्य के काल में महल की रक्षा के लिए सिपाही के रूप में तुर्क लोग जो है सो अपनी सेवाएं दे रहे थे, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो तुर्क थे, जिसको हम लोग एक बर्बर कह सकते हैं, लोग बर्बर थे, निष्ठुर, है ना, निर्दयी, है ना, युद्ध करते हुए हिंसा करने, मरने मारने के लिए एक प्रकार से ये उतावले रहा करते थे, है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि एक तुर्क था जिसका नाम था अलप्तगीन। तो ये अलप्तगीन जो है ये 963 ईस्वी में गजनी पर जो है सो अधिकार स्थापित करता है। गजनी अफगानिस्तान में स्थित एक जगह है और अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में गजनी पर अधिकार करके एक छोटे से गजनी राज्य की जो है सो उसने स्थापना की, है ना। अलप्तगीन का जो काल रहा, शासन काल रहा, वो 963 से 977 ईस्वी तक रहा। 977 में अलप्तगीन की मृत्यु हो गई। अलप्तगीन का एक गुलाम था या दास था जिसका नाम था सुबक्तगीन, जिसको अलप्तगीन ने अपना दामाद भी बनाया था। मतलब सुबक्तगीन अलप्तगीन का दास और दामाद था, जो अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। सुबक्तगीन का जो शासन रहा, तो सुबक्तगीन का शासन करीब करीब 20 वर्षों का जो है सो रहा। सुबक्तगीन पहला तुर्क मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान कौन था, तो उत्तर आपका होगा सुबक्तगीन। ठीक है। तो सुबक्तगीन का जब शासन चल रहा था तो सुबक्तगीन का संघर्ष लगातार हिंदू शाही राजवंश के शासकों के साथ होता था, है ना। हिंदू शाही जो राज्य था, तो हम लोग पाते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में हिंदू शाही एक राज्य था, पंजाब के इलाके में, है ना। माना जाता है कि ये हिंदू शाही राज्य के जो शासक रहे, ये कुषाणों के वंशज जो है सो माने जाते हैं। मतलब हिंदू शाही शासकों को कुषाणों का वंशज माना गया है। तो हिंदू शाही राज्य जो था उसकी राजधानी
वैहिंद था या उदभांडपुर था। तो माना जाता है कि हिंदू शाही शासकों के द्वारा गजनी की आंतरिक राजनीति पर जब हस्तक्षेप किया गया तो गजनी राज्य और हिंदू शाही राज्य के बीच में संघर्ष जो है सो आरंभ हुआ, और माना जाता है कि हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल के साथ सुबक्तगीन के कई संघर्ष जो है वो हुए। ठीक है, खैर, तो सुबक्तगीन के ही काल में हम लोग देखते हैं कि तुर्कों का भारतीय क्षेत्र में जो है सो प्रवेश हुआ। सुबक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हो जाती है। सुबक्तगीन जो था, तो सुबक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था और एक पुत्र इस्माइल था। तो इस्माइल छोटा पुत्र था और गजनवी जो है वो बड़ा पुत्र था। लेकिन सुबक्तगीन का संबंध अपने बड़े पुत्र महमूद गजनवी के साथ बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से सुबक्तगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को गजनी का उत्तराधिकारी घोषित किया, और सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल ही गजनी का शासक बना। लेकिन चूंकि महमूद गजनवी काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और करीब करीब 7-8 महीने के बाद ही इस्माइल को उसने पराजित कर, उसकी हत्या कर गजनी की सत्ता प्राप्त कर ली, और एक प्रकार से 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बन गया। 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गजनवी का शासन रहा। 1030 में ही गजनवी की जो है सो मृत्यु हुई थी। अब ये जो गजनवी था, महमूद गजनवी जो था, तो महमूद गजनवी का जन्म जो हुआ था वो 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 971 ईस्वी को गजनवी का जन्म हुआ था, और जब ये राजा बना तो इसकी उम्र 27 वर्ष थी। मतलब 27 वर्ष की उम्र में महमूद गजनवी गजनी का शासक बन गया। महमूद गजनवी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और मध्य एशिया में एक बड़े गजनी साम्राज्य का वो निर्माण करना चाहता था। मध्य एशिया का बहुत बड़ा इलाका वो जीतना चाहता था, लेकिन इसके लिए गजनवी को धन की आवश्यकता थी, और यह धन भारत पर आक्रमण करके प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के देश के रूप में जाना जाता रहा था। गजनवी को पता था कि भारत जो है वो काफ़ी धन संपदा वाला जो है सो देश है, तो भारत से धन प्राप्त किया जा सकता है, और उस धन का उपयोग मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीतने में किया जा सकता है, और एक बड़े गजनवी साम्राज्य का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि गजनवी के भारतीय आक्रमण का जो उद्देश्य था वो साम्राज्य निर्माण नहीं था, बल्कि साम्राज्य के लिए धन की प्राप्ति थी। मतलब गजनवी के भारतीय आक्रमण का जो मूल कारण था वो धन प्राप्त करना था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 998 ईस्वी में गजनवी शासक बनता है, और माना जाता है कि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक गजनवी के कई बार भारत पर जो है सो आक्रमण हुए। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए जिनका ये मानना है कि गजनवी ने भारत पर 12 बार आक्रमण किया, लेकिन जो मान्य मत है वो यही है कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो गजनवी ने भारत पर 17 बार जो आक्रमण किया, इसका जिक्र एलियट के द्वारा जो है सो किया गया है, और एलियट और डाउसन है ना, दो ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ये कहा कि गजनवी ने 17 बार जो है सो भारत पर आक्रमण किया। एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। इसी पुस्तक में एलियट के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब गजनवी जब शासक बन गया तो उसने एक उपाधि ली, सुल्तान की उपाधि। तो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला
तुर्क माना जाता है कि महमूद गजनवी था, है ना, पहला तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि जो है वो ग्रहण की। और हम लोग देखते हैं कि बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद का खलीफा कादिर, तो कादिर के द्वारा महमूद गजनवी को कुछ उपाधियां भी जो है सो दी गई थी। जैसे कि गजनवी को कादिर के द्वारा, जो बगदाद का खलीफा था, उसने एमीनुद्दौला की जो है सो उपाधि दी। एमीनुद्दौला मतलब मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ, है ना। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि एक और उपाधि कादिर के द्वारा दिया गया गजनवी को, जिसको हम लोग कहते हैं अमीन उल मिल्लत, है ना, या मिल्लाह, जो भी आप कहिए। तो इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो चूंकि अमीन उल मिल्लाह और एमनुद्दौला की उपाधि कादिर के द्वारा गजनवी को दिया गया, इसीलिए माना जाता है या कहा जाता है कि इसी के नाम पर जो है गजनवी का वंश यामिनी वंश कहलाया। मतलब महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। चूंकि कादिर के द्वारा, है ना, बगदाद के खलीफा कादिर के द्वारा गजनवी को उपाधियां प्रदान की गई और कई प्रकार से उसके शासन को स्वीकृति प्रदान किया गया, इसीलिए गजनवी को माना जाता है कि ये पहला वैधानिक सुल्तान भी था, है ना, पहला वैधानिक सुल्तान भी था। मुस्लिम विश्व का पहला वैधानिक सुल्तान भी इसको माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब गजनवी जो है, कहा जाता है कि कोशिश किया था या प्लान बनाया था कि हर साल जो है सो भारत पर आक्रमण करेगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। लेकिन करीब करीब जो है सो 17 बार भारत पर वो आक्रमण करता है। उस समय भारत जो था हमारा, खास करके उत्तर भारत का जो इलाका था, तो कई छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में जो है सो ये बटा हुआ था, है ना। और जो आक्रमण गजनवी का भारत पर हुआ वो हिंदू कुश के दर्रे से होकर के हुआ। मतलब कि जो हिंदू शाही जो राज्य था, तो हिंदू शाही राज्य ही एक प्रकार से गजनवी के भारतीय आक्रमण का प्रवेश द्वार था या एंट्रेंस गेट था, है ना। तो स्वाभाविक है कि 1000 से लेकर के 1027 तक जो इसके 17 आक्रमण हुए, तो सबसे पहले जो इसने आक्रमण किया उससे हिंदू शाही शासक ही प्रभावित हुए, है ना। हिंदू शाही शासकों को गजनवी के कई आक्रमणों का जो है सो सामना करना पड़ा। माना जाता है कि हिंदू शाही जो शासक जयपाल था वह गजनवी से पराजित हुआ और इतना लज्जित हुआ कि उसने आत्मदाह कर लिया, क्योंकि इससे पहले भी सुबक्तगीन के समय जो संघर्ष हो रहा था उसमें जयपाल को बार बार जो है सो पराजित होना पड़ रहा था, है ना। अब जयपाल के बाद फिर आनंद पाल, त्रिलोचन पाल जैसे जो है सो हिंदू शाही शासक हुए। इनका संघर्ष भी महमूद गजनवी के साथ हुआ था, है ना। तो 1009 ईस्वी में माना जाता है आनंद पाल के समय में गजनवी का जो आक्रमण हुआ भारत पर, तो उसमें आनंद पाल के द्वारा जो है सो उत्तर भारत के कुछ शासकों को लेकर के एक संघ का भी निर्माण किया गया था गजनवी के विरुद्ध, लेकिन ये संघ भी जो है सो गजनवी को पराजित न कर सका, ठीक है ना। त्रिलोचन पाल के समय भी इस प्रकार का संघ बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो विफल रहा, ठीक है। फिर गजनवी के अगर आक्रमणों को देखेंगे तो 17 का 17 आक्रमण आपको ध्यान में नहीं रखना है, कुछ एक आप ध्यान में रखिएगा। जैसे 1014 ईस्वी में गजनवी का जो है थानेश्वर पर आक्रमण हुआ था और थानेश्वर में चक्रस्वामी के मंदिर को जो है सो लूटा गया था। काफ़ी धन जो है सो वहाँ से उसको प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से 1018-19 में हम लोग पाते हैं क्या कि गजनवी का मथुरा और कन्नौज के इलाके में जो है सो आक्रमण हुआ, और मथुरा और कन्नौज के आक्रमण के दौरान ही 1018-19 में अलबरूनी भी गजनवी के साथ जो है सो भारत आया था। अलबरूनी भारत में कई वर्षों तक रहा और भारत के संबंध में, भारत के जानकारियों को समेटते हुए
उसकी एक किताब है जिसको हम लोग किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं, या तहकीक ए हिंद के नाम से उस पुस्तक को जानते हैं। यह पुस्तक 80 अध्यायों में जो है सो बटा हुआ है, और इसमें 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म आदि के बारे में बड़ा डिटेल्स जो है सो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ मिलता है ना। तो अल-बरूनी कब भारत आया, गजनवी के किस आक्रमण के दौरान भारत आया, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध जो भारतीय आक्रमण था वो सोमनाथ का जो है सो आक्रमण था। सोमनाथ जो काठियावाड़ इलाके में गुजरात में जो है सो अवस्थित एक राज्य था। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का यहाँ शासन था, और यहाँ का राजा जो था उस समय, उसका नाम भीम प्रथम था। मतलब भीम प्रथम के समय सोमनाथ पर गजनवी का आक्रमण 1025-26 में जो है सो हुआ था। और इस आक्रमण में हम लोग पाते हैं क्या कि सोमनाथ मंदिर को जो है सो लूटा गया था, और कहा जाता है कि सोमनाथ आक्रमण के दौरान गजनवी को काफ़ी संपत्ति प्राप्त हुआ। करीब 20 लाख दिनार की राशि कहा जाता है कि उसको इस आक्रमण के दौरान जो है सो प्राप्त हुआ था, है ना। सोमनाथ आक्रमण में कुछ भारतीयों के द्वारा गजनवी की मदद भी जो है सो की गई थी, जैसे सेबंद राय और तिलक जैसे लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने गजनवी की जो है सो सहायता की थी। अब गजनवी करीब करीब 3 दिनों तक जो है सो सोमनाथ को लूटता है। काफ़ी सारे लोग जो है सो इसमें मारे जाते हैं, और काफ़ी धन संपत्ति वो यहाँ से लूट करके ले जाता है। बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण भीम प्रथम के द्वारा जो है वो कराया जाता है। तो जब सोमनाथ को लूट करके गजनवी वापस जा रहा था, तो माना जाता है कि वो कच्छ के रास्ते जो है सो वापस जा रहा था, और मुल्तान के इलाके में, है ना, मुल्तान का जो इलाका है, तो मुल्तान के इलाके में जो जूद पहाड़ी का जो इलाका है, जूद पहाड़ी जहाँ पर हम लोग नमक की पहाड़ी जो है सो देखते हैं, उस इलाके में काला नमक, सेंधा नमक, मुल्तानी मिट्टी का वो जो है सो इलाका है। उस इलाके में जाट लोग जो है सो रहा करते थे, और माना जाता है कि सोमनाथ लूट करके जब गजनवी जा रहा था तो मुल्तान के या जूद पहाड़ी क्षेत्र के इन्हीं जाटों के द्वारा जो है सो गजनवी की संपत्ति को लूटने का जो है सो प्रयास किया गया था, और उसकी सेना को काफ़ी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ जन धन की हानि भी गजनवी को उठाना पड़ा था। इसीलिए इन जाटों से बदला लेने के लिए ही गजनवी अंतिम बार जो है सो 1027 ईस्वी में भारत आता है, जाटों को सजा देने के लिए, जाटों को मारने के लिए, और जाटों को एक प्रकार से डैमेज करने के लिए, है ना। तो 1027 में जाटों से निपटने के लिए उसका अंतिम भारतीय आक्रमण होता है। इसके बाद जब वो गया तो फिर दोबारा नहीं आया, 1030 में जो है सो उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछा जाता है परीक्षा में कि गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था, है ना। सोमनाथ आक्रमण के संबंध में भी इंफॉर्मेशन ध्यान में आप रखिएगा कि कब हुआ था, है ना, और उस समय वहाँ का शासक जो है वो कौन था। जनरली गजनवी जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है सो भारत पर आक्रमण के लिए प्रवेश करता था, और मार्च अप्रैल तक एक प्रकार से यहाँ से वो लौट जाता था। मतलब उसका हर भारतीय आक्रमण जो होता था वो ठंडा के दिनों में होता था, और गर्मी आरंभ होने से पहले ही वो यहाँ से वापस चला जाता था, और यहाँ से जो संपत्ति लूटता था उसका उपयोग फिर शेष दिनों में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीतने में जो है सो वो किया करता था, है ना। अब ये जो गजनवी था, तो कहा जाता है कि गजनवी का जो राज्य था, जो गजनी इसकी जो राजधानी थी, तो इस राजधानी को बहुत सुंदर ढंग से गजनवी के द्वारा सजाया गया था, है ना। उसकी राजधानी में भव्य इमारतों का निर्माण किया गया था, पुस्तकालय स्थापित किए गए थे, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, और कई तरह से जो है सो राजधानी को खूबसूरत बनाने का उसने जो है सो प्रयास किया था। कहा जाता है कि उसका महल इतना बड़ा था कि उसकी सुरक्षा 25,000 तुर्क सैनिक जो है वो किया करते थे, है ना, और करीब करीब
उसके महल में 2000 नौकर जो है वो काम किया करते थे, है ना। ऐसा उल्लेख जो है सो हम लोगों को मिलता है। कहने का मतलब कि उसने अपने दरबार को काफ़ी भव्य बना करके जो है सो रखा था, और उसके दरबार में बहुत सारे विद्वानों को भी जगह मिली हुई थी, है ना। जैसे हम लोग पाते हैं कि उसके दरबार में फिरदौसी जो शाहनामा का लेखक हुआ, है ना, वो जो है सो निवास करता था। शाहनामा एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसमें ईरान के राजाओं का जो है सो विवरण या वर्णन किया गया है। करीब इसमें 60,000 जो है वो शेर हैं, और कहा जाता है कि गजनवी ही जो है सो आदेश दिया था फिरदौसी को कि भाई आप जो है सो शाहनामा की रचना कीजिए, और इसके प्रत्येक शेर के लिए हम आपको 1 सोने का जो है सो दिनार देंगे, ठीक है ना। बाद में जब ये पूरा हुआ तो चांदी का दिनार दे दिया गया फिरदौसी को, जिससे फिरदौसी काफ़ी नाराज़ हो गया और उसने गजनवी के विरुद्ध कुछ और पद की जो है सो रचना की। इतना गुस्सा हो गया वो, छोड़ भी दिया उसका दरबार। लेकिन बाद में गजनवी को ये महसूस हुआ कि उससे गलती हुआ है, तो उसने 60,000 सोने की दिनार जो है वो फिरदौसी के पास भिजवाया। लेकिन जिस समय पैसा लेकर के उसके पास पहुंचा, है ना, आदमी, तब तक जो है सो उसका जनाजा निकल चुका था, और उसकी बेटी ने यह पैसा लेने से इनकार कर दिया। कई प्रकार का इस प्रकार की कहानियां हम लोगों को मिलती हैं। तो फिरदौसी एक फेमस व्यक्ति, उसका दरबारी था जिसने शाहनामा की रचना की। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और दूसरे विद्वान उसके दरबार में रहा करते थे। वैहाकी भी उसमें से एक था, है ना। तो ये ही सब चीज़ मोटा मोटी आपको जो है सो ध्यान में रखना है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि जेटेट का परीक्षा है तो बहुत डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक चीज़ जो है सो पूछेगा। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है गजनवी की। और यह भी कहा जाता है कि सोमनाथ का जो आक्रमण हुआ था गजनवी का, तो उसमें गजनवी ने जिहाद का जो है सो नारा दिया था। जिहाद मतलब इसको उसने एक धर्म युद्ध जो है वो घोषित किया था, ठीक है। उसका हम लोग देखते हैं कि सोमनाथ आक्रमण के पश्चात जो है उसने एक उपाधि भी जो है सो ली, बुत सिकन, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला, है ना। हालांकि इससे पहले भी मंदिरों को लूट रहा था, मूर्तियों को जो है सो वो तोड़ रहा था, और बुत सिकन की जो है सो उसने उपाधि भी ले रखी थी, ठीक है। उसको इस्लाम का नायक भी जो है सो कहा जाता है। कई प्रकार का विशेषण उसके लिए प्रयुक्त हुआ है विभिन्न इतिहासकारों के लिए। तो एक बहुत ही फेमस उक्ति था गजनवी का, जो बार बार वो अपने दरबारियों को या सेनापतियों को जो है सो बोलता था। वो कहता था कि जब कयामत के दिन खुदा मुझसे ये पूछेगा कि महमूद तूने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं बुत सिकन कहलाना चाहता हूँ, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला कहलाना चाहता हूँ। ये उसका फेमस उक्ति था जो बार बार वो अपने दरबारियों को बोला करता था। तो यही सब चीज़, इतना ही मोटा मोटी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोरी पर जो है सो चर्चा करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका डिमांड हो किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाने का, तो वो भी जो है सो हमको आप सजेस्ट कीजिएगा। उस पर वीडियो जो है सो हम बनाएंगे, जो जेटेट के सिलेबस के अंतर्गत फिलहाल दिया हुआ है ना। ये भी कहा जा रहा है कि सिलेबस में कुछ बदलाव संभावित है। जो भी होगा, बदलाव नहीं होगा, कुछ सिलेबस को घटाया जाएगा, तो देखा जाए आगे क्या होता है। फिलहाल जो सिलेबस है उसी में वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसको देखिए, सुनिए बढ़िया से, और निश्चित रूप से जो है सो अपना सुझाव दीजिए, और लाइक भी जो है सो कीजिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।